हेलो माय लवली स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल पे एडू हेल्प्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले फोर्स को समझते हैं। सो फोर्स इज़ अ पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को खींचना या उसे धक्के देने को हम क्या कहते हैं? फोर्स ही कहते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी हमने फोर्स को डिवाइड किया। एक तो फोर्स होता है पुल, जैसे किसी रस्सी को खींचना, पुलिंग अ रोप, रिमूविंग अ प्लग, एक प्लग को रिमूव करना, ये सब किस में आता है? पुल में आता है। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा पुश। तो पुश के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्लोजिंग द डोर और पुशिंग द ब्रेक्स। किसी व्हीकल में आपने ब्रेक लगाया, उस पुश किया, ठीक है। तो जो भी एक्शंस वर्ड्स होते हैं जैसे लिफ्टिंग, लोअरिंग, शटिंग, किकिंग, दीज आर द एक्शन वर्ड्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर पुल एंड पुश। ऑलराइट, तो फोर्स को आपको इतना समझना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ओके, और फोर्स से क्या होता है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, जहाँ पे हम एक गेम के बारे में जानेंगे। गेम का क्या नाम है? टग ऑफ वॉर, जो कि बहुत ही कॉमन और पॉपुलर गेम है। तो टग ऑफ वॉर में होता क्या है? बीच में एक रस्सी होती है, एक साइड एक टीम होती है, दूसरी साइड एक टीम होती है। उनको क्या करना होता है? जो रस्सी को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसके पास ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो टीम जीत जाती है आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे टीम विद ग्रेटर फोर्स विल विन। अब यहाँ पे अगर समझ लो कि दोनों टीम से जो है वो जो फोर्स है वो दोनों का फोर्स इक्वल है और ज़ीरो फोर्स बिटवीन अपोजिट साइड, दोनों की साइड्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और फोर्स क्या है, ज़ीरो अप्लाई हो रहा है, तो क्या यहाँ पे मूवमेंट होगी रोप की? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड क्या है, फोर्स इक्वल है। इसीलिए किसी टीम के पास तो फोर्स ज़्यादा होना ही चाहिए अगर उसको ये गेम जीतना है। अब फोर्स ज़ीरो हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो कभी भी उस रोप में कोई मूवमेंट होगी नहीं और वो जो टीम है वो नहीं जीत पाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, है ना। डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस मतलब टीम ए का एक फोर्स होगा, टीम बी का एक फोर्स होगा। तो दोनों फोर्सेस अपोजिट होंगे और दोनों फोर्सेस इक्वल भी होंगे, तो उसे हम कहेंगे नेट फोर्सेस। और ये एक प्रकार से बैलेंस फोर्स है, क्योंकि जो फोर्स है टीम ए के पास भी वही है और टीम बी के पास भी वही फोर्स है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? ज़ीरो इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसीलिए नेट फोर्स जो होगा उसमें ज़ीरो होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा जब दोनों टीम का जो फोर्स है वो क्या है? इक्वल है। ओके, तो आपको टग ऑफ वॉर जीतने के लिए एक टीम का जो फोर्स है वो दूसरे टीम से होना इसलिए ज़रूरी है। अगर नेट फोर्स उसमें लग जाता है, वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, तो कोई भी टीम इसमें नहीं जीत पाएगी। ओके, तो क्या क्राइटेरिया होता है टग ऑफ वॉर जीतने के लिए? कि फोर्स एक का दूसरी टीम से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर वो इक्वल रहेगा तो नेट फोर्स उस टीम में क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, और उसकी वजह से कोई भी टीम है वो नहीं जीत पाएगी इस गेम को। ऑलराइट, अब हम समझते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं कि इट मे चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको एक फोर्स अप्लाई करने से चेंज किया जा सकता है। तो इसका एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक फुटबॉल है। ओके, तो फुटबॉल में पेनल्टी किक होती है जब प्लेयर आता है और गोल को मारना चाहता है। ओके, तो वो आएगा, तो यहाँ पे अगर फुटबॉल रखी हुई है तो उसकी जो पोजीशन होगी वो किस पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में है, यानी उसकी स्पीड क्या है? ज़ीरो है। अब जैसे ही वो प्लेयर उस फुटबॉल को किक करेगा तो किक करने के बाद क्या होगा? उसकी स्पीड में चेंज आएगा और जो प्लेयर है उसने एक फोर्स लगाया, उसने किक किया, ठीक है। तो किक करने के बाद बॉल जाएगी गोल की तरफ। अब आपको पता ही है गोल में कौन प्लेयर मौजूद होता है? गोल कीपर मौजूद होता है। वो क्या करेगा? वो भी एक फोर्स को अप्लाई करेगा। वो चाहेगा कि मैं बॉल को रोक सकूँ, स्टॉप कर सकूँ, या तो उसको फिर वो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप अपने फोर्स को अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फुटबॉल का देखा कि कैसे एक प्लेयर ने पहले उसको गोल के लिए उसका मोशन चेंज किया कि वो स्टेशनरी पोजीशन पे था, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और उसके बाद जो गोल कीपर था उसने फोर्स लगा के कैसे उस बॉल को रोका या डिफ्लेक्ट किया। ऑलराइट, अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है कि आप उसको कितनी तीव्रता से फेंक रहे हैं। ओके, कोई बैट्समैन है, उसको एक बॉल को कितनी इंटेंसिटी से उसको वो शॉट कर रहा है। ओके, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं आपका हमने फोर्स लगाया है। थर्ड क्या है? मे चेंज द शेप। मे चेंज द शेप मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का आप शेप भी चेंज कर सकते हो। जैसे कोई लेमन है, आपने उसको स्क्वीज़ कर दिया। ओके, कोई बॉटल है उसको आपने स्क्वीज़ कर दिया, या क्ले है उसको आपने प्रेस कर दिया, तो उनका शेप कैसा हो जाएगा? चेंज होगा, वो शेप वैसा बरकरार नहीं रहेगा। तो आप फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हो। अब आगे चलते, फोर्थ पॉइंट क्या है? मे चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर
किसी भी ऑब्जेक्ट आ रही है, कोई बॉल है, मैं जिस तरफ से उस बॉल को फेंकूंगी उसका डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ। जहाँ पे मैंने फोर्स को अप्लाई किया उसी पोजीशन पे वो डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ओके, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब हम समझते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। तो पहला टाइप क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ द फोर्स विच एक्सर्टेड बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो पहला टाइप हमें पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स का, वो है मस्कुलर फोर्स। ओके, तो मस्कुलर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें एक्शंस ऑफ मसल्स हो रहा है। आप अपने मसल्स के विदाउट ये एक्शंस या ये सब फोर्सेस क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, ओके, प्लेइंग है, इन सब में क्या चाहिए आपको? कोई बॉक्स है उसको भी पुल या पुश करना है, इसमें सब में मसल्स का यूज़ होगा। तो एक्शंस और पावर ऑफ मसल्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। ओके, तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स, और जैसे ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ क्या करता है? हैमर करता है एक हॉट आयरन पीस को। ओके, वैसे जो भी आपकी चीज़ जो डेली रूटीन में आपको मसल्स का यूज़ करना पड़ता है वो सब किस में आते हैं? मस्कुलर फोर्स में आते हैं। अब सेकेंड टाइप का फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ऐसा एक फोर्स है जो कि अपोज करता है स्टेट ऑफ मोशन को। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके मोशन में है तो वो क्या करेगा? उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे अगर आप साइकिलिंग करें, आपने ब्रेक मारा, तो ऐसा कौन सा फोर्स था जिसकी वजह से वो साइकिल रुक जाती है? वो फ्रिक्शन फोर्स ही तो है। और देखा जाए तो फ्रिक्शन और कौन सी चीज़ों में आप देख सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो फ्रिक्शन फोर्स उस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में ही चलता है। तो यहाँ पे हमने बहुत एग्जांपल लिखे हैं, ब्रेक्स है और रोड और टायर के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है वो भी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। कोई बॉल है वो जा रही थी, आपने उसको बैट से शॉट किया, वो कैसे एक टाइम के बाद वो बॉल अपने आप रुक जाती है? वो रुक जाती है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स अपोजेस मोशन बिटवीन एनी सर्फेसेस दैट इज कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे भी आप देखो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट नहीं है तो भी फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन फोर्स या मस्कुलर फोर्स, इन दोनों के लिए कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इन दोनों फोर्सेस को कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर कैटेगराइज्ड करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ और उसके बाद ये फोर्स जनरेट होते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम आगे पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम समझते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ऐसे फोर्सेस जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट में, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, कांटेक्ट फोर्सेस में क्या था? डायरेक्ट कांटेक्ट रहता था दो ऑब्जेक्ट के बीच में, पर नॉन कांटेक्ट फोर्स में डायरेक्ट कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे। तो पहला हमारे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी है। कोई भी चीज़ आपने ऊपर फेंकी तो उसका नीचे आना तय है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ओके, इन दिस अर्थ। तो यहाँ पे ये अगर कोई चीज़ है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, ओके, तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तभी वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकता है, नहीं। यहाँ पे फोर्स तो भी एक्सर्ट कर रहा है इवन अगर कांटेक्ट नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिंग फोर्स विच डज नॉट इंक्लूड कांटेक्ट बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, उससे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब सेकेंड आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ऐसा फोर्स जिसमें दो चार्ज बॉडी हो रही हैं। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, आपने अपने हेयर को कॉम्ब किया, ओके, कॉम्ब करने के बाद आपने उसको क्लोथ से रब कर लिया। अब उसके बाद कोई पेपर है तो आप देखेंगे वो कॉम्ब से वो पेपर स्टिक होने लगता है, ओके, यहाँ पे एक चार्ज क्रिएट होने लगता है, जबकि यहाँ पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, पर जैसे आपने लगाया तो जो पेपर है वो ऊपर उसके स्टिक होने के लिए आएगा उसके पास, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज था, कौन सा चार्ज था? जिसको आपने रब किया, ओके, कॉम्ब को आपने चार्ज कर लिया बिकॉज आपने उसको सिंथेटिक क्लोथ से रब कर लिया, ओके। तो चार्ज होने के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी उसके पास आने लगता है, ओके। ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या तो ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है ना। अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, ये दोनों फोर्स इसमें हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ध्यान रखना है, यहाँ पे चार्ज बॉडीज से आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है, ओके, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कांटेक्ट नहीं होता है,
ओके। थर्ड है हमारे मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होता है, जहाँ पे आपका मैग्नेट है, मैग्नेट को आपने किसी से भी आयरन से, वो किस प्रकार से उसका अट्रैक्शन होता है, वो जो आयरन नेल होगी वो तुरंत जाके मैग्नेट से स्टिक हो जाती है। ओके, जब आयरन नेल मैग्नेट के पास जा रही होती है तो यहीं पे फोर्स जनरेट हो जाता है और उसके बाद वो स्टिक होती है। तो उसको स्टिक होने से पहले भी जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसमें भी क्या है, कॉन्टैक्ट नहीं है। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स इज द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन आयरन एंड मैग्नेट। इट कैन बी ऑल्सो अट्रैक्शन और इट कैन बी ऑल्सो रिपल्सिव। जैसे हम देखें, एक मैग्नेट है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल है और दूसरा मैग्नेट है उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल है। तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, मतलब वो लाइक नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि वो दोनों क्या है, वैसे तो लाइक है, वो भी नॉर्थ है वो भी लाइक नॉर्थ है, बट यहाँ पे लाइकनेस नहीं होगी, यहाँ पे रिपल्सिव होगा। ओके, रिपल्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। अगर कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है तो यहाँ पे दोनों क्या है, अनलाइक है, इसके लिए यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट, तो यहाँ पे भी मैग्नेट पोल्स में नॉर्थ और साउथ में भी यही चीज़ होती है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों फोर्स किस में आते हैं, नॉन कांटेक्ट। क्यों नहीं हम नॉन कांटेक्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, तो भी फोर्स जनरेट हो रहा है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा और समझ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन लेके आए थे, हमको उनका नाम पता होना चाहिए, आइजैक न्यूटन लेके आए थे। ओके, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, दूसरे टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम है प्रेशर। ओके, सो व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। एक किसी भी एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी को हम कहते हैं प्रेशर। ओके, तो ये डिफरेंस है फोर्स और प्रेशर में, दोनों एक चीज़ नहीं है। फोर्स तो आपको पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पुल किया, पुश किया, बहुत सारे टाइप ऑफ फोर्सेस पड़ी, पर प्रेशर में क्या हो रहा है, आप फोर्स के साथ साथ क्या देख रहे हो, उस फोर्स को आपने कितने एरिया में कवर किया। ओके, वो कितना एरिया में, पर यूनिट एरिया में उसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो P इज इक्वल्स टू F अपॉन ए, दैट इज प्रेशर इज फोर्सिंग एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर है, ये फोर्स है और ये एरिया है। अगर आप देखो तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ओके, अगर हम देखें, अगर कोई भी है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया कम होगा, है ना, बिकॉज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो यहाँ पे कम होना ही तय है। तो अब यहाँ पे प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा ही, इसलिए तो यही चीज़ लिखी है मैंने, प्रेशर ज़्यादा हुआ यानी एरिया कम था, बिकॉज प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पर अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, बिकॉज प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यहाँ पे एग्जांपल भी समझते हैं, हमारे प्रेशर, कोई भी इंक पेन है, ओके, आपने उसमें इंक डाला तो उसमें भी प्रेशर है। ओके, प्रेशर की वजह से ही वो इंक है वो उस पेन में जा पा रही है। दूसरी चीज़ समझते हैं, जैसे कुली है, कुली क्या करता है, जब सामान को लोड करता है, जब वो लगेज को ले जाता है तो वो क्या करता है, कपड़ा लगा देता है, जिसे हम कहते हैं पोर्टर, है ना। उसकी वजह से होता क्या है कि जो एरिया होता है उस लोड को लेने के लिए वो बढ़ जाता है। अब हमें पता ही है कि जब एरिया बढ़ जाएगा तो आपको लोड क्या लगेगा, यानी प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। इसीलिए वो लगेज का प्रेशर, बिकॉज ऑफ द पोर्टर, उसका एरिया इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हुआ। अब जब प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो उस लगेज को वो आसानी से लोड कर पाता है, ले पा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही था प्रेशर। ओके, अब आगे चलते हैं कि प्रेशर लिक्विड और गैसेस में कैसे एक्सर्ट करता है, इसको समझेंगे। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेस पर यूनिट एरिया। तो लिक्विड और गैस का जो फोर्स लगता होगा पर यूनिट एरिया, उसी को तो हम कहते होंगे कि वो लिक्विड और गैस का क्या है, प्रेशर है। ओके, एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन, एंड लिक्विड एंड गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं। ओके, तो वो जो प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं वो सारी डायरेक्शन पे ही कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही वो करेंगे। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, जहाँ पे उन्होंने एक बोतल लिया है, ओके, ड्रॉपर डाला है, फिर कंटेनर लिया है और उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। आप देखते हैं कि जैसे ही कंटेनर वैसे तो पूरा फिलअप था, पर जैसे ही उसमें होल्स हो जाते हैं नीचे से, तो क्या होता है, पूरा पानी हर एक एरिया
एरिया से बाहर निकलने लगता है, ऐसा नहीं कि वो किसी स्पेसिफिक एरिया से निकल रहा था। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। ओके, तो लिक्विड और गैस सब तरीके से हर एक डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं और प्रेशर जनरेट कर पाते हैं। प्रेशर इनसाइड द डेप्थ इंक्रीजेस। कोई भी कंटेनर में उसका जो प्रेशर होगा वो सबसे नीचे वाले हिस्से में होगा। ओके, जैसे ही डेप्थ इंक्रीज़ होती है वैसे ही प्रेशर भी इंक्रीज़ होता रहता है। मतलब अगर हम देखा जाए तो सी लेवल भी हमारे सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि वो क्या है, सबसे नीचे है। इसलिए कंटेनर में भी जो प्रेशर होता है वो सबसे नीचे ही होता है। एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगर कोई भी कंटेनर है तो वो कोशिश करते हैं, जो लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कोशिश करेंगे कि वो उसकी वॉल्स तक रहते हैं। ओके, और वॉल्स में भी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, तो यही चीज़ आपको समझनी है कि कैसे लिक्विड और गैस प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस इन द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, एंड दे आर एक्टिंग क्रिएटिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया। ओके, एंड दे ऑल्सो द प्रेशर इनसाइड द डेप्थ ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही गहराई बढ़ती जाती है वैसे ही प्रेशर भी बढ़ता जाता है। सो अब हम समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एयर प्रेशर विच एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारी एटमॉस्फेयर क्या है, दिस इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है वो एक प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है, जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी हमारी सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका जो वेट है वो दूसरे लोगों पे भी, दूसरे ऑब्जेक्ट्स में भी एक प्रेशर को जनरेट करता है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, पास्कल ही होती है, जैसे हमने प्रेशर की पढ़ी है। ओके, एंड इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल। मतलब जितना ज़्यादा डेप्थ है, सी लेवल में डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे आपको याद रखना है 101.325 पास्कल, यहाँ पे सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो उसका नाम है बैरोमीटर, BAROMETER, बैरोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई इन कोल्डर एरियाज। मतलब जितना भी इलाका ठंडा होगा वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना गर्म इलाका वार्म एरिया होगा यानी उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस विद एल्टीट्यूड, यानी हाइट बढ़ती जा रही है तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। सपोज़ कोई इंसान है वो माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है, तो माउंट एवरेस्ट पे मतलब उसकी हाइट क्या हो गई, बहुत बढ़ गई, और हाइट बढ़ने की वजह से, एल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे बहुत कम होगा। तो जैसे हमारी बॉडी है उसमें जो ब्लड का जो प्रेशर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो दोनों बैलेंस होके चलते हैं, इसलिए हमारी बॉडी एकदम ठीक रहती है। बट जैसे ही हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले गए तो वहाँ पे तो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग की समस्या भी देखनी पड़ती है। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, अगर ज़्यादा है कम है तो क्या दिक्कत हो सकती है। दूसरी एक चीज़ समझ लेते हैं, स्ट्रॉ इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये सब कुछ एप्लीकेशंस एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर कोई ड्रिंक है, ओके, आपने क्या किया, उसमें स्ट्रॉ लगाया, स्ट्रॉ लगाने के बाद आप एयर को सक कर रहे हो, तो जब आप एयर को सक कर रहे हो उस स्ट्रॉ में, तो एयर की जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और कंटेनर में क्या होगा, उस कंटेनर में वो लो प्रेशर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से उस कंटेनर का प्रेशर की वजह से जो वाटर होगा या जूस होगा वो आपके माउथ में चला जाता है। तो इसमें भी एटमॉस्फेरिक का प्रेशर का रोल होता है। ओके, ड्रिंकिंग में, विद स्ट्रॉ, इन सब में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ है। एक और एग्जांपल है एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट। अगर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट देखें तो आपको पता है ये स्पेस में तो एयर है नहीं, अब जब एयर है नहीं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बाहर का प्रेशर कम है। इसी के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कोई इंक आपको फिलअप करना है किसी बॉटल में तो उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ हो रहा है। कोई वाटर को फिल करना है, कोई कंटेनर को फिल करना है, ओके, इन सब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर की एयर एक्सर्ट कर रही है बाकी ऑब्जेक्ट या बॉडीज़ में। ओके, इसकी एसआई यूनिट हो गए, किस इक्विपमेंट से इसको नापा जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ पे कम हो सकते हैं प्रेशर, कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना था। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप ये चैप्टर आपको थोड़ा इजी लगा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा इस चैनल को, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।